अमेरिकन सुंडी और ड्रामा सीरियल लाग। रऊफ खालिद ने मुझे फोन पर बताया कि उनके ड्रामा सीरियल अंगार वादी की इंतहाई कामयाबी के बाद अब कश्मीर के मौजू पर ही एक और ड्रामा लाग बनाने का इरादा है। मैं उसमें आपको आर्मी अफसर का एक बड़ा किरदार देना चाहता हूं, जो तकरीबन पूरे सीरियल में ही चलेगा। तैयारी अभी इब्तदाई मराहिल में है। जब रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली होगी तब आपको बुलाऊंगा, और जूं जूं रिकॉर्डिंग होगी साथ साथ आपको स्क्रिप्ट मिलता जाएगा। स्कूल में मौसम गर्मा की छुट्टियां होने वाली थी। मेरे एक दरीना दोस्त ब्रिगेडियर बशीर बाज का फोन आया कि मुझे आपकी जरूरत पड़ गई है, क्या आप रावलपिंडी मेरे घर आ सकते हैं ताकि तफसील से बात हो सके। उसने मुलाकात पर बताया कि रिटायरमेंट के बाद उसने रूस से फसलों पर कीड़े मार दवा स्प्रे करने वाले कुछ छोटे जहाज खरीदे हुए हैं। पिछले साल उन्होंने मुल्तान के गिरदो नवा में काफी बिजनेस किया था। इस साल हमारा इरादा बहावलपुर डिवीजन में बहावल नगर की तरफ इंडिया बॉर्डर से लेकर रहीम यार खान के सिंध बॉर्डर तक बिजनेस फैलाने का है। मेरा इंतखाब इसलिए किया गया है कि मैं इस इलाके से वाकिफ हूँ और सराइकी समझ और बोल लेता हूँ, और स्प्रे सीजन में आपके स्कूल भी मौसम गर्मा की छुट्टियों की वजह से बंद होते हैं। आप 2 महीने हमारे साथ काम करें। आप चाहें तो तनख्वाह पर काम कर लें, और अगर चाहें तो आपके एरिया में जितना बिजनेस होगा उसका तयशुदा फीसद आपको मिल जाएगा। मुल्तान में जो रिटायर्ड आर्मी अफसर है उसने पिछले साल सीजन में 1.5 लाख से ज्यादा कमाए थे। मैं मुलाजमत के हक में कतल नहीं था, इसलिए आजाद रास्ते का इंतखाब किया। महकमा माल से हासिल की गई जिम्मेदारों की फहरिस्त और स्प्रे के बारे में तमाम तर मालूमात हासिल करके मैं और मेरा बेटा सफ़ी बहावलपुर चले गए। बहावलपुर पहुंचकर सबसे पहले मैंने ब्रोशर और अपने नए विजिटिंग कार्ड छपवाए। मॉडल टाउन ए में एक जानने वाले बड़े जिम्मेदार औरंगजेब से मुलाकात की तो उन्होंने हामी भर ली कि बहावलपुर डिवीजन के तमाम बड़े जिम्मेदारों से मुलाकात करवाने के लिए वो हर जगह मेरे साथ जाएंगे, और उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। हमने बहावल नगर जिला से अपने काम का आगाज किया। मेरे हमनाम एक जिम्मेदार मकबूल वट्टू साहब के घर भी क़याम हुआ। एक शाम कहने लगे, आइए मेजर साहब, आज आपको एक अजीबो गरीब हस्ती से मिलवाता हूँ। वो अजीम हस्ती नवाब ऑफ लोहारों के नाम से मशहूर हैं। एक जमाना था कि इंडिया के एक रियासत लोहारों के ये नवाब थे। पाकिस्तान बना तो ये बहावल नगर में आबाद हो गए। हम बहावल नगर के मेन बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये सारा बाजार और इसके दाएं बाएं बने हुए मकानात सब नवाब साहब की मलकियत हुआ करते थे, और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी, और एक बहुत बड़े महल नुमा बंगला में रिहाइश थी। फिर यूं हुआ कि नवाब साहब की जमीनें और जायदाद एक एक करके कुछ तो शराब और अय्याशियों की नजर होती गईं, और ज्यादातर उन्होंने फराखदिली और नवाबी शान का मुजाहरा करते हुए गरीबों में बांट दी। होते होते अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि वो आखिरी महल नुमा बंगला भी बिक चुका है। बंगले का सौदा हुआ तो उन्होंने खरीदार से एक शर्त मनवा ली कि बंगले का बाहर की तरफ वाला एक बेडरूम मरते दम तक उनके इस्तेमाल में रहेगा। इस वक्त से वो उसी एक कमरे में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चोटी के वकील हैं। एक वक्त में सिर्फ एक केस लेते हैं, वो भी सिर्फ कत्ल का, और फीस भी अपनी मर्जी की लेते हैं। आज तक कोई केस हारे नहीं, इसलिए फीस आम वकीलों से कहीं ज्यादा होती है। अगले केस लेने तक अपने तमाम अखराजात बशमूल शराब नोशी उसी फीस से पूरा करते हैं। नवाबी अना हमेशा कायम रखी है। नवाब आप बहावलपुर ने 100 साला तकरीबात में तमाम दीगर नवाबों को भी मदऊ किया था। उस मौका पर सब नवाबों को जागीरों की अलाटमेंट के कागजात का तोहफा दिया गया था। जब उनको कागजात दिए तो उन्होंने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मैं एक नवाब हूँ, और नवाब दूसरों को दिया करते हैं, दूसरों से लिया नहीं करते। ज्यादा इसरार किए जाने पर उन्होंने पास खड़े दरबान को बुलाया और वो जागीर के कागजात उसके नाम करवा दिए। ये बातें करते करते हम नवाब साहब तक पहुंच गए। बड़े नवाबाना अंदाज से वो एक आरामदेह कुर्सी में बराजमान थे। हुक्के की नाल हाथ में पकड़े बड़े तपाक से मिले। थोड़ी नशिस्त के बाद हमने इजाजत चाही तो उन्होंने कहा, अरे मेजर साहब, एक पैग तो पीते जाइए। हम ठहरे बदजोग लोग बस माजरत की और चले आए। एक और बहुत बड़े जिम्मेदार से मिलने गए तो देखा कि जेल की दीवार की तरह बड़ी ऊंची फसील थी। गेट पर पहरेदारों को पहले ही अंदर से मुतला किया जा चुका था। बाहर की फसील अबूर करें
तो अंदर एक और चार दीवारी मौजूद थी। वहां जिम्मेदार साहब हमारे इस्तकबाल को मौजूद थे। राहदारी को अबूर करते हुए दाएं तरफ बहुत बड़े ग्राउंड के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा वायरलेस एंटेना नजर आया। ये एंटेना ऐसा ही था जैसा हम फौज में GRC-9 वायरलेस सेट पर मगरबी पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान राब्ता के लिए इस्तेमाल करते थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके करिंदों के पास भी वायरलेस सेट हैं जो हमें पल पल की खबर देते हैं। किसी सिमत से भी कोई हमारी जमीन पर कदम रखे हमें फौरन खबर हो जाती है और पता चल जाता है कि आने वाला दोस्त है या दुश्मन। ड्राइंग रूम में मैंने उन्हें एरियल स्प्रे के लिए कायल किया। फिर वो हमें ड्राइंग रूम से मुल्हिक एक बार में ले गए। मैंने इतनी बड़ी घरेलू बार पहली मर्तबा देखी थी। शायद ही शराब की कोई ऐसी किस्म होगी जो वहां मौजूद नहीं थी। ये बड़े जिम्मेदार इतने ताकतवर हैं कि इन पर ना तो कोई कानून लागू होता है और ना ही ये किसी के दबाव में आते हैं। पुलिस और मकामी इंतजामिया इनकी जर खरीद गुलाम होती है। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी यही है कि हम जिम्मेदारा निजाम खत्म नहीं कर सके। उनकी अपनी रियाया है। किसी को कत्ल कर देना या किसी के घर को जला देना उनके नजदीक किसी मक्खी मच्छर को मार देने से ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं होता। मैं जिम्मेदारों से मिलने में दिन रात मसरूफ था कि रऊफ खालिद का फोन मौसूल हुआ। उन्होंने बताया कि 3 दिन के बाद रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है, आप आके अपना स्क्रिप्ट ले जाएं। मैंने माजरत कर ली और उन्हें अपनी मसरूफियात के बारे में बताया कि मैं किसी सूरत भी वहां आने से कासिर हूं। आप मेरा किरदार किसी और से करवा लें। मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन मजबूर था और काम में इस बुरी तरह से फंसा हुआ था कि मैं उसे 1-2 दिन के लिए भी छोड़ नहीं सकता था। मैं एक एक करके तमाम जिम्मेदारों से मिला। 2 मरतबा उन्हें हवाई जहाज के जरिए स्प्रे का अमली नमूना भी पेश किया। जिम्मेदारों की अक्सरियत कायल थी कि वक्त आने पर वो स्प्रे जरूर करवाएंगे। असल में अमेरिकन सुंडी के अंडे में से जब लार्वा बनता है तो चंद घंटों के अंदर अंदर अगर स्प्रे कर दिया जाए तो लार्वे मर जाते हैं, और अगर वक्त गुजर जाए तो फिर उन पर कोई कीड़े मार दवा असर नहीं करती। ये दौरानिया इतना थोड़ा होता है कि छोटे जिम्मेदार तो देसी तरीकों से बहुत आदमी लगाकर किसी हद तक स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन बड़े जिम्मेदारों की मीलों में फैली हुई पूरी जमीन पर मुकम्मल स्प्रे सिर्फ हवाई जहाज के जरिए ही मुमकिन होता है। स्प्रे ना करवाने की सूरत में फसल मुकम्मल तौर पर या उसका ज्यादातर हिस्सा तबाह बर्बाद हो जाता है, और बाज़ औक़ात तो फसल पर उठने वाले अखराजात भी पूरे नहीं होते। सबसे जरूरी बात यह भी है कि अंडे में से लार्वा तब निकलता है जब बारिश हो या मौसम कम अज कम अबर आलूद जरूर हो। जिस साल मैंने काम शुरू किया उससे पहले हर साल सुंडी का हमला होता था और बेअंदाजा फसल की तबाही होती थी, लेकिन इस साल मैं और कीड़े मार दवा बेचने वाले सब इंतजार ही करते रह गए कि कब कोई बादल का टुकड़ा आसमान पर नमूदार हो, लार्वे अपने अंडों से सुहाने मौसम का मजा लेने बाहर आए और हमारे जहाज उनका मिनटों सैकड़ों में कत्लेआम करके लाशों के ढेर लगा दें। मेरी और मेरे बेटे की दिन रात की अनथक मेहनत का ज़िया हुआ। माली तौर पर 40,000 से ज्यादा के अखराजात अलग हुए। बस तजुर्बात के अलावा और कुछ हासिल ना हुआ। हम दोनों नाकाम दीना वापस आ गए। स्कूल खुल गए थे और जिंदगी अपनी पुरानी रविश पर रवां दवां हो गई थी कि रऊफ खालिद का एक बार फिर फोन आ गया। उन्होंने बताया कि मेरा किरदार तो उन्होंने किसी और से करवा लिया था, मगर अभी भी कुछ छोटे छोटे किरदार बाकी हैं। उनमें एक छोटा सा रोल इंडियन पुलिस इंस्पेक्टर का वो मुझसे करवाना चाहते हैं ताकि मैं कास्ट में शामिल हो जाऊं, और रिकॉर्डिंग भी इंडोर स्टूडियो में ही रात के वक्त होना थी। मैंने हामी भर ली और वक्ते मुकर्ररा पर वहां पहुंच गया। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मेरा सीन बराह रास्त रऊफ खालिद के साथ था। रोल छोटा जरूर था लेकिन काफी जानदार था। एक ही दफा में सीन ओके हो गया और रऊफ खालिद ने मेरे काम की तारीफ भी की।